नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस हाई स्टेक्स मीटिंग की जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। दक्षिण कोरिया के गिमे एयरबेस पर हुई वो ऐतिहासिक मुलाकात। जी हां, 2026 का बुसान शिखर सम्मेलन, जहां अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने थे। इस एक्सप्लेनर में बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हम बिल्कुल निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे कि इस समझौते के पीछे का असली अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मीटिंग को 10 में से 12 की रेटिंग दी है। जी हां, 10 में से 12। इसे एक अभूतपूर्व सफलता बताया जा रहा है। लेकिन कूटनीति की इस हाई एनर्जी बयानबाजी से थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस मीटिंग से ग्राउंड लेवल पर, मतलब असल में क्या आर्थिक परिणाम निकल कर आए हैं। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल पीआर है या सच में कोई ठोस बदलाव होने वाला है? इसे गहराई से समझने के लिए हमने इस पूरे एनालिसिस को कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम 2026 के इस बुसान समिट की अहम बातों को देखेंगे। फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और 2020 के फेज 1 समझौते से कुछ सबक लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं, इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। उसके बाद हम बात करेंगे आज के इस टेक और रिसोर्स वॉरफेयर की, और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट इन सबसे क्या उम्मीद लगा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 के इस बुसान समिट की और उन बड़े फैसलों की जो इस आमने सामने की मुलाकात से निकल कर आए हैं। अगर आप इस मीटिंग के सबसे बड़े और सबसे चर्चित नतीजों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब हमने पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल वही पुरानी कहानी। एक तरफ अमेरिका ने चीनी आयातों पर लगाए गए कुछ कड़े टैरिफ्स को कम करने पर हामी भर दी है, और बदले में चीन ने अमेरिकी किसानों से भारी मात्रा में सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद खरीदने का वादा किया है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो सच कहूं तो ये कोई बड़ा गेम चेंजर नहीं है। ये बस एक डेलिकेट स्टेटस को, यानी यथास्थिति को वापस लाने की कोशिश है। अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये समझौता दोनों देशों को उस ट्रेड वॉर की खाई से बस थोड़ा पीछे खींचता है। चीन को अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ से राहत चाहिए थी, और अमेरिका को अपने किसानों के लिए एक बाजार। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक और गहरी चाल चल रही है। अटलांटिक काउंसिल का एनालिसिस हमें बताता है कि बीजिंग इस कूटनीतिक कैलेंडर को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। अप्रैल 2026 में ट्रंप बीजिंग जाएंगे, फिर कई महीनों तक आगे की तैयारी होगी, और फिर दिसंबर 2026 में G20 के लिए शी जिनपिंग अमेरिका जाएंगे। अब सोचिए, ऐसा क्यों? दरअसल चीन की सबसे बड़ी परेशानी अमेरिकी प्रशासन का अनप्रिडिक्टेबल होना रही है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो इस पहले से तय किए गए कैलेंडर के जरिए बीजिंग इस रिश्ते में एक तरह की प्लानेबिलिटी, यानी योजनाबद्धता को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी अचानक झटके से बचा जा सके। अब आज के इन समझौतों को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर 2020 के फेज 1 समझौते के कुछ पन्नों को पलटना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि ये दोनों सुपर पावर्स असल में नेगोशिएट कैसे करते हैं। यहां हमें अर्थशास्त्र के एक थोड़े भारी भरकम शब्द को डिकोड करना होगा। स्वैच्छिक आयात विस्तार, या अंग्रेजी में कहें तो वॉलंटरी इंपोर्ट एक्सपेंशन, VIE। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा नियम है जो आयातों के लिए एक मात्रात्मक न्यूनतम सीमा, यानी एक क्वांटिटेटिव फ्लोर तय कर देता है। 2020 के फेज 1 समझौते का यही तो कोड था, जहां चीन ने वादा किया था कि वो अपनी आधारभूत खरीद में $200 बिलियन का इजाफा करेगा। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगता है ना, लेकिन असलियत इससे काफी अलग थी। इस VIE समझौते की सबसे बड़ी विडंबना, या कह लीजिए सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि इसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी चीनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी चीन की सरकारी कंपनियों के कंधों पर डाल दी गई थी। अब देखिए मजे की बात, अमेरिका हमेशा से चीन की इन्हीं सरकारी कंपनियों की आलोचना करता रहा है, लेकिन 2020 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए चीन सरकार को इन्हीं कंपनियों को आदेश देना पड़ा कि भाई तुम अपनी खरीद को जबरदस्ती अमेरिकन सप्लायर्स की तरफ मोड़ो। तो कहने का मतलब यह है कि यह किसी फ्री मार्केट का नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड ट्रेड का उदाहरण था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे जमीनी हकीकत इन बड़े बड़े राजनीतिक वादों से बिल्कुल अलग होती है। CSIFO के इन आंकड़ों को देखिए। इनसे साफ पता चलता है कि इतने कड़े सरकारी आदेशों और भारी दबाव के बावजूद 2020 में जो टारगेट सेट किया गया था, उसका महज 63% ही पूरा हो पाया था। बस 63%। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि सिर्फ कागजों पर साइन कर देने से कुछ नहीं होता।
ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी जटिल हैं कि आप रातों रात कोई सरकारी आदेश देकर उन्हें बदल नहीं सकते। अतीत से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प सबक हमें एनर्जी सेक्टर से मिलता है। अलास्का से चीन तक एनर्जी एक्सपोर्ट को भारी मात्रा में बढ़ाने के जो बड़े बड़े राजनीतिक वादे किए गए थे, वो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर थे, एकदम एक मृग तृष्णा की तरह। देखिए, अलास्का में तेल का जो कुल उत्पादन है वो अमेरिका के टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 3% है, और जो $60 बिलियन का LNG प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है, क्योंकि वहाँ वो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कई बार इन ट्रेड डील्स में इकोनॉमिक लॉजिक से ज़्यादा अहमियत पॉलिटिकल PR यानी राजनीतिक दिखावे को दी जाती है। चलिए अब वापस 2026 के इन समझौतों पर आते हैं। आज के समय में एक्सपर्ट्स अक्सर जियो इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए सप्लाई चेन वॉरफेयर और ग्रे जोन जैसे मिलिट्री शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी एक बहुत ठोस वजह है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि दोनों देशों ने जो कूटनीतिक रियायतें या कंसेशंस दिए हैं वो पूरी तरह से नपे तुले हैं। एक तरफ हम चीन का कंसेशन देखते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर 1 साल की रोक, और दूसरी तरफ अमेरिका का कंसेशन देखिए, चीनी कंपनियों की सब्सिडीज पर जो प्रतिबंध लगाने वाला 50% का नियम था उस पर रोक। इन दोनों को जब हम अगल बगल रखकर देखते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ये युद्ध विराम किसी रातों रात हुई गहरी दोस्ती का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मापा हुआ, एकदम जैसे को तैसा वाला कैलकुलेटेड समझौता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर छिप जाती है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर जो ढील दी है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूरोप और बाकी के जो पश्चिमी सहयोगी देश हैं वो अभी भी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं, असुरक्षित हैं। अमेरिका जैसी टैरिफ पावर के बिना G7 देश अभी भी इन क्रिटिकल खनिजों की सप्लाई के लिए चीन पर ही निर्भर हैं और सौदेबाजी में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हैं। और अगर हम मॉडर्न टेक वॉरफेयर के सबसे बड़े फ्रंटलाइन की बात करें तो वो हैं सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड AI चिप्स। एनवीडिया जैसे हाई एंड AI चिप्स पर अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में फिलहाल कोई ढील नहीं दी है। हाँ, अमेरिकी प्रशासन ने इस मामले में खुद को एक रेफरी की तरह जरूर पोजीशन किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि उन्होंने फ्यूचर में अपनी स्ट्रेटजी को बदलने के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। सच तो यह है कि तकनीकी वर्चस्व की इस रेस में कोई भी पक्ष इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जाहिर है, इस पूरी चर्चा में हम सुरक्षा पहलू को इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा डर ये था कि कहीं चीन इन ट्रेड कंसेशंस का फायदा उठाकर ताइवान के मुद्दे पर कोई लेवरेज तो नहीं ले लेगा। लेकिन इस मोर्चे पर अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर रखीं। ताइवान ताइवान है, इस एकदम सीधे और स्पष्ट बयान के साथ अमेरिका ने बिना कोई रियायत दिए अपना रुख बरकरार रखा। तो ये बात एकदम साफ है कि इस ट्रेड ट्रूस का मतलब जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर समझौता करना बिल्कुल भी नहीं था। अब इन सब चीजों का ग्लोबल मार्केट्स पर क्या असर पड़ रहा है? दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस पूरी कूटनीति को कैसे देख रहे हैं? आइए इसे समझते हैं। आइए देखते हैं कि मार्केट पल्स डेटा के हिसाब से आगे के सिनेरियोज कैसे बन रहे हैं। इन्वेस्टर्स मुख्य रूप से 3 संभावनाओं पर नजर रखे हुए हैं। पहला, पॉजिटिव सिनेरियो, जहां ये ट्रूस इक्विटी और टेक मार्केट्स में एक बड़ी रैली ला सकता है। दूसरा है न्यूट्रल सिनेरियो, और ध्यान दीजिएगा यही सबसे ज्यादा संभावित माना जा रहा है। इसमें होगा ये कि बाजार में एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली तो दिखेगी, लेकिन फिर जल्द ही निवेशकों का फोकस वापस महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स पर शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरा, नेगेटिव सिनेरियो, अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क से बचने के लिए सीधा सेफ हेवन एसेट्स जैसे अमेरिकी डॉलर और सोने की तरफ भागेंगे। मतलब बाजार ये मानकर चल रहा है कि ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, बल्कि महज एक मैनेज्ड कंपटीशन का ढांचा है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये सच में एक लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक शांति है, या फिर अपने हथियारों को दोबारा लोड करने के लिए बस एक छोटा सा पॉज, एक अस्थायी विराम? जैसा कि हमने इस पूरे एनालिसिस में देखा, अमेरिका और चीन के बीच जो असली बुनियादी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं वो आज भी अनसुलझे हैं। ये टेक, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये तो बस एक नया चैप्टर है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 2026 आगे और क्या क्या लेकर आता है। हमारे इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और चीज़ों को गहराई से समझते रहिए।